हाँ तो भैया सभी स्टूडेंट्स को नमस्ते, आप सभी का स्वागत है लर्न एंड शेयर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में तो हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज भी कुछ वैल्यू ऐड करने वाला ही आप सीखने वाले हो। वैल्यू ऐड करने वाला मतलब कुछ ऐसा जो जीवन में काम आता है हमारे। मतलब काफी बार तो क्या साइंस में हमारा सवाल रहता है कि भैया काम कहाँ आएगा, या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है ना क्यों पढ़ रहे हैं। तो आज अपन पढ़ रहे हैं और आज इसका काम भी आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे तो मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं तो एक एक की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, अलग अलग दवाइयों की डोजेज अलग अलग होते हैं। तो वैसा ही कुछ आज भी उसको अपन डिटेल में समझने वाले हैं। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि आज की इस क्लास में लेक्चर 3 में आप लोगों को मैं थोड़े से ना क्रियाकलाप जो प्रैक्टिकल दे रखे ना वो कराऊंगा, लेकिन आपके प्रैक्टिकल ना इतने बेसिक है ना कि मेरे को मन ही नहीं करता कि मैं गिलास ढूंढूं, केमिकल ढूंढूं और आपको दिखाऊं। हालांकि मेरे को दिखाना चाहिए, मेरा मन करना अलग बात है। मतलब वो क्या मजेदार प्रैक्टिकल नहीं। अभी देखो मैं एक आपको आज की क्लास में दिखाता हूँ। पिछली क्लास में तो हमने विलैन के गुणधर्म पढ़े थे। भाई विलैन समांगी मिश्रण होता है, उसके कणों का जो आकार है वो कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है, मतलब नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से। और भी गुण अपन ने पढ़े थे कि विलैन जो होता है वो हमारे पास में विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। विलेय कम मात्रा में होता है, विलायक अक्सर ज्यादा मात्रा में होता है। ये सारा अपन ने पढ़ लिया था। तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्रियाकलाप की चर्चा। तो 2 क्रियाकलाप हैं जिनको मेरे मन में चल रहे थे कि बताऊं। तो आज अपन उनकी चर्चा करने वाले हैं और फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आने वाला है विलय यानी कि सांद्रता, जिसको अपन पढ़ेंगे। मेन टॉपिक ये है। ये क्रियाकलाप तो समझाने के लिए स्कूल्स में तो पढ़ाते भी नहीं है इसको, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, असल में अप्रोच यही होनी चाहिए कि पहले आपको कुछ प्रैक्टिकल कराया जाए और फिर आप ही से पूछा जाए कि इससे क्या समझ में आया, और फिर जो है थ्योरी लिखवा दी जाए, ताकि थोड़ी थ्योरी तो आप ही बता दो, ताकि वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए अच्छे से, मतलब अच्छे से फीड हो जाए कि हम कोई चीज करते हैं तो नहीं भूलते। जैसे मान लो मैं ऐसे किताब में आपको कोई पढ़ा रहा हो कि ना करणी माता का मंदिर है, ऐसे शहर में है, वहां पर बहुत सारे चूहे घूम रहे होते हैं और ऐसे वैसे कोई, मतलब तो ठीक है, मतलब इतना क्लिक नहीं होता पिक्चर। कभी वापस हम पूछा जाए तो शायद याद आया कि नहीं है। लेकिन अगर आप वहां होके आए हो और आप वहां देख करके आए हो कि इतने सारे चूहे वहां घूम रहे होते हैं और जो भी है, तो वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगी। आपको पता रहेगा कि उस शहर में बस स्टैंड पे उतरते हैं तो वहां से कितना दूर है, या रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, वहां पे आपने क्या देखा था क्या नहीं देखा था। तो इसीलिए प्रैक्टिकल अगर समझ लो ना तो थ्योरी तो फिर बाएं हाथ का खेल हो जाता है। तो यहाँ देखो एक क्रियाकलाप क्या है 2.1, कक्षा को अ ब स द समूहों में बांटे। कह रहा है क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 4 भागों में बांट दो, ठीक है। एक बीकर जिसमें 50 मिलीलीटर जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह अ को दें। अब देखो कॉपर सल्फेट क्या होता है हमारे पास में, मैं दिखाऊं आप लोगों को। कॉपर सल्फेट ना नीला थोथा करके एक पाउडर आता है हमारे पास में, मेरे पास रखा है केमिकल, लेकिन वो दूसरे रूम में क्लास चल रही है अभी, तो वहां से नहीं ला के दिखा सकता मैं। बट ये क्या पहले के टाइम में क्या, मतलब अभी भी कलर बनता है ना घरों में, नीला कलर जो ब्लू कलर होता है, तो उसमें इसको काम में लिया जाता है। क्या है हमारे पास में, कॉपर सल्फेट। ये रहा कॉपर सल्फेट आपके पास में। तो ये फोटो देख रहे हैं सब जने यहाँ पर, ये ब्लू कलर का पाउडर जैसा दिख रहा है आपको, यही होता है। मतलब ये कहाँ मिल जाएगा अगर आपको खरीदना है ना, तो रंग नहीं बेचते जो लोग आपके बाजार में, जहां भी गए आप तो वहां पर कलर बेचते हैं वो लोग, पेंट, एपेक्स और ये जो चलता है ना, कंपनी चलती है बहुत सारी, लेकिन उनको जाके आप बोलोगे ना भैया नीला थोथा दे दो, क्या बोलोगे, नीला थोथा, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, ये इसके सामान्य नाम है। वैज्ञानिक भाषा में इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट उनसे जाके आप खरीद सकते हो, ऐसी कोई चीज होती है कॉपर सल्फेट। क्लियर हुआ सबको ये वाली बात। तो ये कॉपर सल्फेट का अगर पाउडर हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा, चलो मेरे को आप बताओ। बोले भैया अरे बहुत सिंपल सी बात है, पानी ब्लू हो जाएगा। इसको पानी में मिलाओगे तो पानी भी कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का ऐसा लिक्विड हो जाएगा। तो हमको क्या बोला कि एक बीकर लो, बीकर मतलब कुछ नहीं है, आप तो घर पे एक गिलास ले लो कांच का, उसमें क्या बोला, आप 50 मिलीलीटर उसमें पानी डाल दो और उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट के आप मिला दो, घोल दो, तो मस्त नीले कलर का पानी बन जाएगा, ब्लू कलर का। मैं दिखा दूंगा आपको बना के, कोई दिक्कत नहीं। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह स और द को दे। फिर हमें क्या बोला है, तो अच्छा 1 मिनट रुके यहाँ पर सब जने, ये एक पॉइंट मैं खा गया यहाँ पर। एक पॉइंट तो क्या था कि एक बीकर जिसमें 50 मिलीलीटर जल लें और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाले। सुनना, 4 पार्ट्स में बांटा है ना अपन ने क्लास को, अ ब स द। तो अ वालों को एक बीकर आपने पकड़ाया और बोला कि भाई 1 चम्मच कॉपर सल्फेट उसमें घोल दो।
फिर अगले पॉइंट में लिखा है कि ब वाली जो टीम है ना, उसको आपने एक बीकर दिया, पानी उसमें भी 50 ml है, जितना उनको दिया उतना ही उनको दिया, और उनको बोला कि इसमें आप 2 चम्मच जो है कॉपर सल्फेट के डालो। इनको बोला 1 चम्मच डालो, उनको बोला 2 चम्मच डाल दो। ठीक है, समझ में आया। फिर बोला स और द को क्या करना है, तो बोला कि कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक। तो आप पोटेशियम परमैंगनेट को छोड़ो, अभी बाद में पकड़ेंगे इसको। अभी कॉपर सल्फेट समझ गए थे अभी आप, और साधारण नमक, कॉपर सल्फेट और साधारण नमक दोनों को क्या कर दो, मिक्स कर दो। ऐसे ही, मतलब पानी वानी नहीं डालना, बस पाउडर मिक्स कर दिए। तो बोला कि दोनों जो टीम है, समूह स और द, उनको दे दो। अ और ब को तो पहले दे दिया हमने, स और द को आपने ये दोनों पाउडर दे दिया अलग अलग मात्रा में। क्या लिखा है, दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें, दोनों को अलग अलग मात्रा में पाउडर दे दिए। मान लो इनको 10-10 ग्राम एक चीज दे दी, दूसरी टीम को 20 ग्राम 25 ग्राम कुछ ऐसे करके दे दिया, पाउडर्स को मिक्स करा दिया। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। तो उन्होंने क्या किया, जो 2 समूह थे लास्ट वाले हमारे पास में, कौन से, स और द, उन्होंने क्या किया, मिश्रण बना दिए कि वो 2 चीजें जो आपने उनको दी ना, उन्होंने मिक्स कर ली। जैसे 10 ग्राम कॉपर सल्फेट था, 15 ग्राम नमक था, तो उन्होंने उसको मिक्स करके मिश्रण बना दिया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करो। तो आपको चारों टीम के पास में जाना है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप पहले अ वाली टीम के पास गए तो उसने 1 चम्मच मिलाया था, तो उसका थोड़ा हल्का ब्लू कलर का लिक्विड आपको दिख रहा है। आप ब वाली टीम के पास गए तो आपको क्या देखने को मिला कि ब्लू कलर थोड़ा ज्यादा डार्क है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 चम्मच मिलाए थे। ये वैसा ही हो गया ना कि अगर आप पानी में 1 चम्मच शक्कर मिला रहे हो तो थोड़ा मीठा होगा, अगर 2 चम्मच मिला रहे हो तो डबल मीठा हो जाएगा ना, ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो वैसे ही अगर 2 चम्मच कलर मान लो मिला रहे हैं अपन पानी में, तो वो ज्यादा गहरा कलर का हो जाएगा ना। तो ऐसा इन दोनों टीम्स के साथ में होगा। और बची टीम के साथ में क्या होगा, वो तो मिश्रण कैसा है, वो तो विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी पढ़ा था ना अपन ने कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर जगह पर समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब दोनों चीजें मिली हुई हैं, लेकिन कहीं पर हो सकता है नमक के दाने ज्यादा दिख जाएंगे, कहीं पर हो सकता है कॉपर सल्फेट के दाने ज्यादा दिख जाएंगे आपको। लेकिन वो जो पानी में आपने मिलाया ना नीला तोता, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें तो हर जगह पे, जैसे मान लो एक गिलास है, उसमें आपने 1 चम्मच डाला था, तो ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे पानी में एक समान जो है कॉपर सल्फेट फैला हुआ रहेगा। मतलब एक समान सब कुछ फैला हुआ रहेगा। समझ गए क्या सारे स्टूडेंट्स? समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है, अ और ब की बात चल रही है पहले, जिसकी बनावट समान होती है। अब देखो, समूह ए ने भी कॉपर सल्फेट डाला है पानी में, बी ने भी, ब ने भी कॉपर सल्फेट डाला है पानी में, तो दोनों के मिश्रण की बनावट सेम है। मतलब दोनों के मिश्रणों में क्या है, पानी कॉपर सल्फेट, पानी कॉपर सल्फेट। पॉइंट भैया। लेकिन फर्क कहां है, एक का गाढ़ा है ज्यादा और एक का थोड़ा हल्का कलर है। तो फर्क कहां है, फर्क है सांद्रता में। कहां फर्क है स्टूडेंट्स? सांद्रता में। कि जो हमारे पास में जो ब वाली टीम है उसकी सांद्रता ज्यादा है क्योंकि उसने 2 चम्मच डाले, ये है पॉइंट, और अ वाले की सांद्रता कम है। तो देखो क्या लिखा है, इस तरह मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। जो हमारे पास में अ और ब का जो मिश्रण बना है ना, उसी को ही हम लोग समांगी मिश्रण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखो, समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं, क्योंकि विलयन में 2 ही चीजें होती है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। इनके केस में पानी विलायक है और जो कॉपर सल्फेट हम ऊपर से डाल रहे हैं 1 चम्मच 2 चम्मच, वो विलेय है। तो इसी चीज को विलयन या फिर हम लोग क्या कह रहे हैं, समांगी मिश्रण। तो हमने यही पढ़ा ना कि विलयन एक तरह का समांगी मिश्रण, विलयन एक प्रकार का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। ये पढ़ लिया हम लोगों ने। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जल में नमक, अगर आप पानी में नमक मिलाते हो तो भी वो विलयन का उदाहरण है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जल में चीनी भी उसी का उदाहरण है। दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। रंगों में अंतर होगा, एक का गाढ़ा होगा, एक का हल्का होगा। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उनके दोनों घोल के रंगों की तीव्रता अलग अलग है। एक का ज्यादा गाढ़ा है, एक का कम है। दोनों में कॉपर सल्फेट है, लेकिन अंतर, क्योंकि मात्रा में अंतर है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। देखो क्या मतलब है इसका, है दोनों समांगी मिश्रण, पहले वाला का भी समांगी मिश्रण है, दूसरे वाला का भी समांगी मिश्रण है, लेकिन दोनों पृथक पृथक क्या रख सकते हैं, सांद्रता रख सकते हैं, कंसंट्रेशन रख सकते हैं। देखो, सांद्रता को भारी शब्द मत बनाओ। आप मानो सांद्रता मतलब यार वो ज्यादा मीठा है, ज्यादा सांद्र तो कम सांद्र तो कम मीठा है। मतलब ऐसे समझो कि एक गिलास पानी है, 5 गिलास है आपके पास, 5 में आपने सेम साइज के गिलास है, सेम मात्रा में पानी डाल दिया।
अब आपने हर एक में एक चम्मच शक्कर डाली, दूसरे में 2 डाली, तीसरे में 3 डाली, चौथे में 4 डाली, पांचवें में 5 डाली, तो सबसे सांद्र कौन सा है? बोले 5 चम्मच वाला, जिसमें 5 चम्मच आपने शक्कर डाली, वो सबसे ज्यादा मीठा, तो उसकी सांद्रता सबसे ज्यादा है, बस और कुछ मतलब नहीं है। 1 चम्मच जिसमें डाली उसमें सांद्रता बहुत ही कम है। तो सांद्रता अलग अलग है, डाली सब में शक्कर ही आपने, हैं सारे समांगी, हैं सारे के सारे विलेन, लेकिन सांद्रता कंसंट्रेशन जो है ना वो अलग है। ये बात है हमारे पास में। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक पृथक है। जो हमारे पास में स और द था, उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो स वाले ने क्या किया, 10 ग्राम नमक में 15 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला दिया ऐसे हाथ से सॉलिड, तो उसमें कहीं पर आपको दिखेगा कि ये ज्यादा है, कहीं वो ज्यादा है, कहीं वो कम है, मतलब सफेद नीले दाने आपको मिक्स होकर के दिख रहे हैं। और समूह जो द है उसने भी क्या किया, ऐसा ही काम किया, दोनों चीजों को मिला दिया, लेकिन इनकी मात्रा अलग थी, तो दोनों का भौतिक दृष्टि से अलग लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार इस वाले में नीले दाने बहुत ज्यादा है, इस वाले में नमक के सफेद दाने बहुत ज्यादा है, भौतिक मतलब देखने से, कि देखने से ही पता चल रहा है अरे यार तो क्या है। तो ये कैसा मिश्रण हो गया हमारे पास में, विषमांगी मिश्रण हो गया। तो क्या है हमारे पास में, इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। फिर कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर, जल और तेल विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। क्या क्या है, लोहे की छीलन और सोडियम क्लोराइड, नमक और लोहे का बुरादा डाल दो, मिक्स होगा ही नहीं ना यार, तो वो क्या बन रहा है, विषमांगी मिश्रण बन रहा है। जल में तेल मिला दो, तेल और जल मिलता ही नहीं, तो इसीलिए वो विषमांगी मिश्रण का एग्जांपल है। फिर है हमारे पास में सल्फर एवं जल, सॉरी ये क्या है हमारे पास में, नमक और सल्फर एवं जल, छीलन नमक और सल्फर एवं जल, सल्फर एवं जल। तो सल्फर भी मान लो आपने ठोस पाउडर ले लिया, उसको पानी मिला रहे हो, मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, जैसे मिट्टी मिला दी पानी में आपने, तो कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। समझ में आया आपको? ये क्रियाकलाप समझाने के पीछे रीजन था, समांगी और विषमांगी में आप आंखों से अंतर समझो, रटो नहीं, समझने, विज्ञान तो समझने वाला विषय है, केवल विज्ञान ही नहीं, मेरा मानना यह है कि सभी विषय समझने वाले हैं, एकमात्र समझने वाले विषय हैं। चलिए तो आ जाओ अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने एक क्रियाकलाप समझा है, एक मैं आपको कल की कक्षा में समझाने वाला हूं। अब हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को थोड़ा सा लिखना है। मैं इस बार जानबूझ करके आपको लिखा रहा हूं ताकि जो भी हम पढ़ रहे हैं ना वो हमारे अंदर जाए, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे अंदर जाना जरूरी है। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ा के निकल जाऊं बहुत सारा, अंदर नहीं जाए। मैं तो चाहूं तो 3 क्लासेस में चैप्टर खत्म कर सकता हूं, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। तो आ जाओ लिखते हैं अपन। तो सबसे पहला जो हमारे पास में टॉपिक है, हेडिंग है, वो क्या है हमारे पास में, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए शब्द, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए उपयोगी शब्द। तो 3 शब्द हम लोग काम में लेते हैं। पहला शब्द है स्टूडेंट्स हमारे पास में, देखना, पहला शब्द है सांद्र, और इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें ज्यादा है। सांद्र का मतलब मैंने समझाया आपको, मतलब जिसमें ऐसा विलय है जिसमें विलय का जो मात्रा है वो ज्यादा है। तो अब इसको अपन जैसे यूं लिख सकते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा है, जिसमें विलय की मात्रा ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा है सांद्र विलयन कहलाता है। और जैसे मान लो दूसरा जो हमारे पास में शब्द है वो है तनु। क्या है शब्द? तनु, या इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डाइल्यूटेड।
क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड। परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग इसकी, तो ये हमारे पास में ऐसा विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। आगे लिख लेना आप कि वो तनु विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। ठीक बात है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब एक बहुत दिलचस्प आपको मैं बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर है ना, हमने मात्रा को डिफाइन नहीं किया है। भाई कितनी मात्रा, हम कह रहे हैं मात्रा ज्यादा होगी तो सांद्र है, कम होगी तो तनु। भाई कितनी ज्यादा कितनी कम, 1 चम्मच 2 चम्मच, मतलब कुछ फिक्स तो करो कि भाई 5 चम्मच से ज्यादा होगी तो सांद्र बोलेंगे, 5 से कम होगी तो, ऐसा कुछ फिक्स तो करो ना। तो फिक्स नहीं किया है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं यहां पर, एक स्टार पॉइंट बना करके लिखना कि सांद्र व तनु तुलनात्मक शब्द हैं। क्या है, तुलनात्मक पद हैं, ऐसा लिख लो या शब्द लिख लो, पद फिर कंफ्यूज हो गए तो शब्द लिख लो इसको कि तुलनात्मक शब्द हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा वाली बात। एक बार अगर आप ये नोटिस कर लो तो फिर मैं आगे बढ़ूं और एग्जाम्पल से आपको समझाऊं। लिख लिया, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें ना 3 गिलास मान लेते हैं, हमारे पास में 3 गिलास हैं। कितने हैं, ए है, बी है और सी है। ऐसे 3 सेम साइज के गिलास हम लोगों ने मान लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा। तो अब बहुत सिंपल एग्जांपल है कि तीनों में क्या है, हमारे पास में सेम मात्रा में पानी भरा हुआ है। सेम मात्रा में पानी, मतलब सब में ये सीन है, मान लो 50 मिलीलीटर पानी। 50 तो ऐसे बहुत ही कम हो गया, आप इसमें 150 मिलीलीटर कर दो। एक गिलास जो हमारे घर पे होता है ना, वो लगभग 150 मिलीलीटर का होता है। 150 मिलीलीटर ये भी है हमारे पास में, कितना, इसमें भी है 150 मिलीलीटर और इसमें भी है कितना, 150 मिलीलीटर। वैसे मिलीलीटर का एल बड़ा होता है, पता है आप लोगों को। एल जो होता है मिलीलीटर का वो कैपिटल होता है, हम लोग उसको स्मॉल लिख देते हैं, बट एक कैपिटल होता है। अच्छा ठीक है, तो अब इनमें क्या क्या डाला है हम लोगों ने, तो ध्यान देंगे। इनमें हमने स्टूडेंट्स, जैसे इस ए वाले ग्लास में हमने ना 1 चम्मच शक्कर डाली है, 1 चम्मच। यहां लिख देता हूं मैं क्या, शक्कर। शक्कर की मात्रा कितनी कितनी है, तो इसमें 1 चम्मच है, इसमें 2 चम्मच है और इसमें हमारे पास में 3 चम्मच है। तो अब मेरे सवाल का जवाब आप लोग देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, बी व सी कौन अधिक सांद्र है, या कौन सांद्र है। अधिक लिखने की भी जरूरत नहीं होती हमारे को, इसको तो आप सीधा लिख सकते हो कि भाई बी व सी में कौन सांद्र है। तो क्या उत्तर आएगा हमारे पास में स्टूडेंट्स, जवाब आएगा कौन, सी, क्योंकि सी में 3 चम्मच है शक्कर। अब देखो, जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, तुलना कर रहे हो ना, तो पानी की मात्रा भी सेम होना जरूरी है, या जो भी विलायक है आपके पास में। ऐसे नहीं कि यार इसमें पानी ही बहुत ज्यादा हो, ऐसे नहीं, मतलब पानी भी सेम होना चाहिए, फिर आप उसमें देखोगे कि कितने कितने चम्मच अपन ने किसके किसके मिलाए। तो अभी सांद्र इन दोनों में से ज्यादा सांद्र कौन है, ये है, क्योंकि इसमें 3 चम्मच शक्कर डाली हुई है, इसमें तो 2 ही चम्मच डाली हुई है, तो ये तो कम सांद्र हुआ ना।
अब अगर मैं आपसे सवाल करूं ए व बी में कौन सांद्र है, ए व बी में कौन सांद्र है, तो हमारा जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स, बोले भैया बी सांद्र है। तो अजीब बात हुई ना, देखो ए में तो 1 चम्मच है, इसमें 2 चम्मच है, तो बी सांद्र है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अजीब बात ये इसलिए हुई कि जब बी और सी को कंपेयर किया तो सी सांद्र है, लेकिन जब ए और बी की तुलना की तो बी सांद्र है, जबकि यहां पर तो बी सांद्र नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जबकि मैं यहां ऐसे ब्रैकेट में करके लिख रहा हूं, जबकि बी व सी की तुलना करने पर बी व सी की तुलना करने पर हम नोटिस करते हैं कि बी तनु है, मतलब जो इन दोनों में जो कम सांद्र होता है ना उसको तनु बोलते हैं, जो ज्यादा होता है जिसमें मात्रा वो सांद्र हो जाता है। तो एक अगर सांद्र है तो दूसरा तनु है, ये अगर सांद्र है तो ये तनु है, ये तो क्लियर हो गया ना। तो अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब बी और सी की तुलना कर रहे हैं तो बी तनु है, लेकिन जब ए और बी की तुलना कर रहे हैं तो बी सांद्र है। तो मतलब एक विलयन ऐसा हो सकता है किसी एक विलयन की तुलना में तो सांद्र हो, लेकिन किसी दूसरे विलयन की तुलना में तनु हो। तो तनु और सांद्र केवल क्या है, तुलनात्मक शब्द है, कोई फिक्स मतलब परिभाषा नहीं है कि ये हमेशा सांद्र रहेगा, ये हमेशा तनु रहेगा, ऐसा कुछ फिक्स परिभाषा नहीं है। ये बस मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। इज दिस क्लियर? समझ गए सबने? तो ये हमारे पास में तुलनात्मक शब्द हैं। अब इसके बाद में एक तीसरी टर्म है हमारे पास में, ये मैंने आपको पहली सिखाई, दूसरी सिखाई, एक तीसरी टर्म में आपको और तीसरा एक शब्द और सिखाना चाह रहा हूं, जो कि क्या है हमारे पास में स्टूडेंट्स, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है? यह है हमारे पास में वह विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय की मात्रा वह विलयन, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय की मात्रा को नहीं घोला जा सकता। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया आप इतना कैसे याद रख लेते हो? तो देखो पॉइंट यही है कि मुझे याद नहीं है। अगर मुझे याद होता तो मैं नहीं लिख सकता था इतना मतलब कितना याद कर लूंगा मैं। तो पॉइंट क्या है हमारे पास में, समझना इसको, ये मैंने बचपन से समझ रखा है, ये वाला तो मेरे को हमेशा से आता है। ऐसा मान लो कि जैसे हमारे पास में मान लो नींबू पानी बनाना है, हमको घर पे नींबू पानी बनाना है, तो अब क्या करते हैं हम, सबको एक होता है ना कि मीठा, मेरे को तो मीठा पसंद है, देखो तो मेरे को था मेरे में तो मीठा ज्यादा डालो, कोई मेरे को बोलता है 2 चम्मच डालूंगा, मैं 2.5 डाल दे, तू 3 डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन ने कभी नोटिस किया होगा कि एक गिलास अपन ने लिया पानी का, उसमें 1 चम्मच शक्कर डालते हैं, घोलते हैं, घुल जाती है, एक और डाली, घोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है लास्ट में थोड़ी बच गई, घुल नहीं रही। या जैसे मान लो 2 घुल गई, तीसरी डाला, तीसरा चम्मच डाला तो घुल ही नहीं रहा है, ऐसा होता है ना। तो वो नीचे इकट्ठी हो गई शक्कर, कहां मतलब जा ही नहीं रही वो विलेन में, ऐसा लग रहा है। तो अब क्या है, अब अगर आप उसमें और डाल दोगे वो कुछ जाएगी, घुलेगी नहीं उसमें। मतलब समझो एक गिलास पानी जो है या एक जग पानी जो है, तो उसकी एक कैपेसिटी है कि मैं इतनी शक्कर घोल सकता हूं अपने अंदर, इससे ज्यादा नहीं घोल सकता।
समझ रहे हो इस बात को? उसकी एक क्षमता है, उस क्षमता से ज्यादा वो घोल नहीं सकता। तो अगर ऐसा कोई विलेन है जिसकी क्षमता पूरी हो गई, शक्ति पूरी हो गई, बोले अब मैं घोल नहीं सकता, अरे रहने दो मैं नहीं घोल सकता, तो उसी को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलेन। संतृप्त का मतलब है आ हा, पेट भरा हुआ है हमारा, तो संतृप्त हो गए, तृप्ति आ गई। खाना खा के लोग बोलते हैं ना, काफी लोग, अरे आज तो जो तृप्ति हुई है, संतृप्ति हुई है, मतलब ऐसा। संतृप्ति तृप्ति सेम शब्द है। बोलो पेट भर गया, तो पेट भर गया मतलब पानी का पेट भर गया। अब वो ले नहीं रहा, पानी हो सकता है, कोई सा भी विलायक हो सकता है, जरूरी नहीं है पानी हो, और भी कोई लिक्विड हो सकता है ना, अल्कोहल है, डीजल है हमारे पास में, पेट्रोल है, फिनॉल है, बहुत सारे होते हैं ना, जैसे बेंजीन होते हैं, बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं। पानी हमारे चारों तरफ रहता है, तो इसीलिए पानी के एग्जांपल मैं ज्यादा देता हूं आपको। तो वो पानी का एक क्षमता है जिससे ज्यादा विलेय की मात्रा वो ले नहीं सकता। तो ऐसा विलेन जो अपने आप में और विलेय नहीं घोल सकता, उसको हम संतृप्त विलेन बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक पेंच है, मतलब एक टेढ़ी बात है। देखो टेढ़ी बात क्या है समझने वाली। मैंने बचपन में मेरी दीदी को देखा था, तो मेरी दीदी कजिन दीदी है, तो मैंने बचपन में देखा था, मतलब ज्यादा नहीं मिलना होता ना, साल भर में एक बार मिलना होता है। तो एक बार बचपन में मैं ऐसे नानी जी के घर गया था, तो वहां पे दीदी को बोला कि सबके लिए नींबू पानी बनाओ। तो सब वहां पे मीठा नींबू पानी पीने के शौकीन, थोड़ा नमक भी डालते हैं, ठीक है। तो अब मान लो 10 जनों के लिए बनाना है, तो 10 जनों के लिए तो शक्कर डाल के ढुड़ुंग 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 करते ही रहो। मैं भी एक्साइटेड था कि मैं भी पीऊंगा, मम्मी मैं भी पीऊंगा। तो दीदी गई रसोई में, और दीदी ने क्या किया, एक बड़े ऐसे बर्तन में पानी लिया, उसमें शक्कर डाली खूब सारी, और उसको गर्म करने लग गई। और मैं मम्मी को जाके कह रहा हूँ, मम्मी वो दीदी गर्म कर रही पानी, में गर्म नींबू पानी थोड़ी पीऊंगा। तो मम्मी ने बोला अरे नहीं, वो इसलिए गर्म कर रही है क्योंकि उसमें शक्कर जल्दी घुल जाएगी पानी में। अब तब मेरे को साइंस पढ़ी नहीं थी, मेरी अक्ल नहीं थी, 9th में समझ में आई बात कि अरे ऐसा होता है क्या। देखना समझना, आप एक गिलास पानी लो, उसमें एक चम्मच 2 चम्मच शक्कर घोलो, संतृप्त हो जाने दो उसको। अब वो और नहीं घोलेगा, मान लो शक्कर अब घोल रहे हो तो घुल नहीं रही उसमें, संतृप्त हो गया वो। अब उसको एक काम करो, आप एक बर्तन में उंडेल दो और उसको गैस पे चढ़ा दो, गर्म करने रख दो। वही पानी जिसमें और शक्कर नहीं घुल रही थी, उतना ही पानी, और नहीं मिलाना उसमें। उसको गर्म करो, थोड़ा गर्म करोगे तो क्या होगा, वो शक्कर उसमें घुलने लग जाएगी। अजीब है ना, मतलब कितना गजब का फिनोमेना है, शानदार बात है वाली। कैसे होता है देखो समझना। हमने पहला पार्ट जो था हमारे पास में द्रव्य वाला, पदार्थ वाला, तो उसमें एक चीज हम लोगों ने नोटिस की थी। क्या थी चीज स्टूडेंट्स? कि भैया पदार्थ के कण जो है ना गतिशील अवस्था में होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। अगर उनको हम गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, वो पदार्थ के कण ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं। पदार्थ के कण ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं, मतलब उनके बीच में जगह ज्यादा हो जाती है। तो उस जगह में और शक्कर आ सकती है, फिर और नमक आ सकता है, और शक्कर आ सकती है। तो इसीलिए तापमान जब हम बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं अगर हम उसको, तो फिर उसकी शक्ति बढ़ जाती है विलेन की, समझ रहे हो। फिर उसको संतृप्त करने के लिए हमें और डालना पड़ेगा माल पानी, और शक्कर उसमें लगेगी संतृप्त करने के लिए। तो यहां पर देखो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, ध्यान से देखो। वह विलेन जिसमें एक निश्चित तापमान पर, जैसे मान लो अभी रूम का टेम्परेचर है हमारे पास, मैं घड़ी देख रहा हूँ, घड़ी में टेम्परेचर भी आता हूँ हमारे पास, मेरी में तो नहीं आता। तो मान लो कि रूम का टेम्परेचर है हमारे पास में 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस 25 डिग्री सेल्सियस पर, इस टेम्परेचर पर एक गिलास पानी है, इसमें कितनी शक्कर घोल सकते हैं कि जिससे इसका पेट भर जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलेन बोलते हैं। मतलब ऐसा विलेन जिसमें किसी एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय नहीं घोल सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, संतृप्त विलेन कहते हैं। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर अपन बढ़े आगे। तो अगली जो परिभाषा है अपने पास में, वो है हमारे पास में घुलनशीलता। तो लिखेंगे शब्द ने यहां पर क्या, घुलनशीलता। अच्छा, इनके इंग्लिश में भी नाम बताना ना मेरे को आपको। देखो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड, और ये विलेन को तो क्या सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड का मतलब होता है हाँ पेट भरा हुआ है, यही मतलब है और कुछ मतलब नहीं। और दूसरी तरफ हमारे पास में डेफिनेशन आ गई घुलनशीलता। अच्छा, सैचुरेटेड के अलावा जो विलेन होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, वो असंतृप्त होगा। मतलब ऐसा विलेन जिसमें और ज्यादा विलेय आप घोल सकते हो अभी भी किसी निश्चित तापमान पर, कि अभी उसका पेट नहीं भरा है, तो वो असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है। एक काम करते हैं, पहले इसको भी अपन एक बार मेंशन करके लिख ही देते हैं, काम ही आएगा अपने, क्या है। तो इसको अपन लिख देते हैं असंतृप्त करके, असंतृप्त विलेन, या इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे अगेन आप लोग, अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो भैया ये है हमारे पास में वह विलेन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर वह विलेन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर, किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर और अधिक विलेय की मात्रा घोली जा सकती है, और अधिक विलेय की मात्रा घोली जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या फर्क हुआ? संतृप्त में हमने बोला कि उसमें और अधिक विलय नहीं घोल सकते। एक फिक्स टेम्परेचर पर, मतलब अभी जो फिक्स टेम्परेचर है मान लो, उस टेम्परेचर पर पानी में आप इससे ज्यादा शक्कर नहीं मिला सकते, तो वो तो संतृप्त विलयन हो गया। असंतृप्त क्या है? अभी मतलब पानी है ही, थोड़ा शक्कर डालिए, घुल रही है, और डालो, और घुल रही है और डालो, तो ये असंतृप्त विलयन है। जब तक पेट भर नहीं जाता, पेट भरते ही बोलेंगे संतृप्त हो गया। बस इतनी सी बात है और कुछ बात नहीं। तो सिमिलर डेफिनेशन है, एक अगर आता है तो दूसरा आप लिख सकते हो। फटाफट से इसको लिख लेना, भले वीडियो रोक करके अपन आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको पांचवा जो है पॉइंट वो भी लिखवा देता हूं। ये है हमारे पास में घुलनशीलता। क्या है स्टूडेंट्स? घुलनशीलता। घुलनशीलता क्या होती है? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या चीज है सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे सब जने, किसी निश्चित तापमान पर किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में, या विलयन भी नहीं, विलायक लिखेंगे अपन, किसी विलायक में घुल सकने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा, घुल सकने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मात्रा उसकी ऐसा। मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं, एकदम फैक्चुअल डेटा लेकर के समझाता हूं मैं आपको। तो हमारे पास में, जैसे मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, मतलब नमक, इन वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर। तो ये हमारे पास में मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस 357 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर। तो क्या है हमारे पास में, उदाहरण के लिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaCl की घुलनशीलता बराबर है आपके पास में 357 मिलीग्राम प्रति, कितना है हमारे पास में यहाँ पर, प्रति मिलीलीटर। मिलीलीटर मतलब 1 मिलीलीटर अगर अपने पास में पानी, 1 मिलीलीटर बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत थोड़ा सा, तो उसमें 357 मिलीग्राम आप नमक घोल सकते हो। बोले भैया मिलीग्राम क्या? मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, इसका मतलब होता है 10 की पावर -3। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 357 गुणा, मिली की जगह आप लिख सकते हो, ये जो है ना, इसको मिली पढ़ते हैं, मिली, तो इसको पढ़ेंगे 10 की घात -3 ग्राम प्रति मिलीलीटर। मतलब 1 मिलीलीटर पानी में इतना ग्राम नमक घोल सकते हो। इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये 10 की घात 3, अगर इसको नीचे भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा, 1000 आ जाएगा नीचे, 1000 से इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा, 0.357 ग्राम नमक को आप 1 मिलीलीटर में घोल सकते हो। समझ में आई सब कुछ का क्या मतलब है? 0 मतलब 1 ग्राम भी नहीं है ये,
0.357 ग्राम है ये। तो इतने ग्राम नमक को आप 1 मिलीलीटर पानी में घोल सकते हो, इसका मतलब ये। तो ये उसकी क्या हो गई, घुलनशीलता, इससे ज्यादा नहीं घुलेगा, ये उसकी घुलनशीलता हो गई 25 डिग्री तापमान पर। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो घुलनशीलता बढ़ जाएगी। भाई इससे ज्यादा मात्रा नहीं घुल सकती, बात खत्म। बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल के लिखने के बाद तो आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया हम लोग को। अब हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं फटाफट से देखेंगे सब जने। हमारे पास में अगला टॉपिक है विलेन की सांद्रता। क्या है स्टूडेंट्स, विलेन की सांद्रता, उसको लिखेंगे हम लोग और फिर 2-3 फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ने वाले। तो ये फटाफट से नोट कर लेना अपनी कॉपी में। बढ़ रहे हैं अपन आगे नेक्स्ट पेज पर। तो ये तो एक प्रश्न है, इसको तो करेंगे अभी अपन थोड़ी देर में, बट पहले हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं, क्या नाम है जिसका, विलयन की सांद्रता। लिखें, हेडिंग डालें सब जने। तो ये है आपके पास में अगली हेडिंग, विलयन की सांद्रता के बारे में पहले पढ़ चुके हैं अपन, लेकिन अभी अपन उसका डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो विलयन की सांद्रता क्या है, डेफिनेशन देखो हमारी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो क्या है, बहुत सिंपल है, विलायक की मात्रा में, विलायक की किसी निश्चित मात्रा में, ऐसा लिख लो कि किसी निश्चित मात्रा में घुले विलेय की मात्रा विलायक की किसी निश्चित मात्रा में घुले विलेय की मात्रा, घुले विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। समझ गए सब जने? भाई कुछ भी मात्रा है, कोई सा भी पानी है, उसमें कितना भी जो घुला हुआ है उसकी मात्रा को हम लोग क्या कह रहे हैं, सांद्रता कह रहे हैं। बस विलयन की बात खत्म। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, सांद्रता को कंसंट्रेशन बोलेंगे, सॉल्यूशन हमारे पास में विलयन का इंग्लिश में होता है। तो क्या है हमारे पास में, अब हमारे पास में ना ढेर सारे सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके होते हैं। तो हम 3 सूत्र हमारी बुक में सीख रहे हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। तो सांद्रता को व्यक्त करने के 3 तरीके, सांद्रता को व्यक्त करने के 3 सूत्र लिख लो, या पद लिख लो, या ऐसा मतलब कुछ लिख लो, क्या है, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र है, पद है, जो भी कहना है कह लो। तो 3 हम लोग टर्म्स को, पदों को सीखने वाले हैं जो सांद्रता को व्यक्त करते हैं, जो हमारी बुक में दे रखे हैं। जैसे 11th क्लास में ये टॉपिक बड़ा गहराई में हमें पढ़ने को मिलता है वापस से। अभी तो 9th में हम थोड़ा सा ही पढ़ रहे हैं, बच्चों वाला पढ़ रहे हैं अपन, कोई ज़्यादा खास नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो जो 3 तरीके हैं मैं बुक से देख करके आपको लिखवा देता हूँ एज इट इज। तो ये 3 तरीकों में पहला है हमारे पास में द्रव्यमान बटा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। तो पहला है हमारे पास में मेथड द्रव्यमान बटा विलयन या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत शॉर्टकट बना दिया मैंने। तो इसको आप यूं समझेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, इसको आप ज्यादा याद मत रखो, इसको बस याद रखो द्रव्यमान प्रतिशत, बात खत्म। क्या याद रखोगे, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, द्रव्यमान प्रतिशत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेट बाय वेट, भार बटे भार। क्या है सूत्र हमारे पास में, तो यहां पर हमें विलयन की सांद्रता अगर निकालना है, या विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालना है तो सूत्र क्या है हमारे पास में, ऊपर तो आएगा विलेय का द्रव्यमान, भाई जो चीज आपने घोली उसका द्रव्यमान कितना है, तो विलेय का द्रव्यमान आ गया ऊपर, और फिर नीचे हम लोग विलयन का द्रव्यमान लिखते हैं। क्या क्या क्या, विलायक नहीं, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान आता है नीचे। बस ये इंटरेस्टिंग बात है, यहां स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, यहां पर वो लोग है ना विलायक का लिख देते हैं कभी कभी। तो ये हमारे पास में सूत्र है, बस और कुछ नहीं है, इंटू 100, विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, तो जैसे हमारे स्कूल में नंबर आते हैं ना वैसा ही सूत्र है।
हमारे नंबर कितने हैं, टोटल कितने थे, गुणा 100, वही है। तो द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा हमारे पास में। एक क्वेश्चन भी करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा है हमारे पास में द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत। तो क्या है हमारे पास में, देखना समझना। तो नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं अपन इसको, ये लिख लेना सब जने अच्छे से, है ना। 2 सूत्र और हैं बस। एक सूत्र है हमारे पास में द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत। इन्होंने थोड़ा सा मेरे को लगता है 9th की बुक में थोड़ा अजीब लिखा है। बाकी इसको क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या लिखते हैं इसको, वेट बाय वॉल्यूम। देखो सुनो सुनो, यहां इसको आप ऐसे लिख सकते हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या फिर इसको आप कह सकते हो वेट बाय वॉल्यूम। सिंपल में इंग्लिश में वेट बाय वॉल्यूम लिखते हैं इसको। या फिर जैसे ये जो हमने लिखा ना, तो इस वाले को आप वेट बाय वेट बोल सकते हो, क्योंकि ऊपर भी द्रव्यमान लिख रहे हैं, नीचे भी द्रव्यमान लिख रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, ऊपर तो द्रव्यमान आएगा, ऊपर तो द्रव्यमान आएगा, नीचे विलयन का आयतन आएगा। आयतन बोले तो लीटर में, पानी को जैसे दूध को लीटर में नापते हैं ना अपन, तो वैसे। तो ये हमारे पास में क्या होगा सूत्र, यहां पर देखेंगे सारे स्टूडेंट्स, यही लिख रहा हूं मैं बराबर करके। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास में वही विलेय का द्रव्यमान बटा ये आ जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और यहां पर आ जाएगा गुणा 100, गुणा 100। वही है ना भाई, देखो उधर भी विलय का द्रव्यमान ऊपर है, इधर भी विलय का द्रव्यमान ऊपर है। उधर नीचे विलयन का द्रव्यमान है, इधर नीचे विलयन का आयतन है, और कोई फर्क नहीं, बस इतना सा फर्क है भाई। जहां जैसी जिसकी जरूरत होगी सूत्र की, वहां उसको हम लोग काम में ले लेते हैं। अब इसमें हमारे पास में एक सूत्र और है, और वो है आयतन आयतन प्रतिशत। वो क्या है हमारे पास में, आयतन आयतन प्रतिशत। जैसे मान लो कि ना हमने दोनों चीजें, विलेय विलायक, दोनों लिक्विड लेके घोल दिए, दोनों का आयतन है हमारे पास में। तो ये क्या है हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको नाम बुक वालों ने क्या लिखा है, विलयन के आयतन बटा आयतन प्रतिशत। तो इसको लिखा है विलयन के आयतन बटा आयतन प्रतिशत। ये प्रतिशत इन्होंने लिखा है, मैं शॉर्टकट में प्रतिशत का साइन बना रहा हूं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या वी बाय वी, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, बराबर है किसके, तो हम लिखेंगे विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे में लिखेंगे क्या, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इंटू कर देंगे 100 से। बस इतनी सी बात है। जहां जिसकी जैसी जरूरत होगी वहां वैसा सूत्र हम लोग लगा देंगे। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। तो एक ये क्वेश्चन देखो, अब आप बुक का क्वेश्चन है ना, पहला उदाहरण है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक में जल 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन बोलो, करो। तो यहां पर देखो क्या दिया है हम लोगों को, विलेय का द्रव्यमान दिया है, कितना है 40 ग्राम साधारण नमक, नमक का द्रव्यमान है ना, 40 ग्राम नमक घोल रहे हैं पानी में। और ऊपर क्या है हमारे पास में, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है, तो विलायक का द्रव्यमान है हमारे पास में 320 ग्राम, मतलब ये पानी का द्रव्यमान है। बस 320 ग्राम पानी तोल लो, नमक तोल लो, 40 ग्राम मिला दो उसको, उसमें बन गया आपके पास विलयन बन गया। तो यहां पर हमें क्या निकालनी है, विलयन की सांद्रता। क्या निकालेंगे, विलयन की सांद्रता। तो अब आप ये देखना कि आपको दोनों चीजों का क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान। तो हम द्रव्यमान द्रव्यमान वाला सूत्र लगाएंगे, मतलब जिसमें ऊपर भी द्रव्यमान हो नीचे भी द्रव्यमान हो, तो हम पहला वाला सूत्र लगा देंगे। क्या है हमारे पास में, विलेय का द्रव्यमान बटा, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, ये सूत्र लगा देंगे हम लोग। अब बस यहां पर एक समस्या रहेगी हमारे पास में कि बोले भैया विलयन का द्रव्यमान तो है ही नहीं हमारे पास में, अरे तो निकाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय और विलायक के दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दोगे तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास विलेय का द्रव्यमान कितना है, ऊपर 40 ग्राम है,
नीचे हमारे पास में कितना है 320 प्लस 40, क्योंकि पानी का और नमक को मिला दो ना, मिला दिया ना आपने, विलेन बना दिया ना, तो दोनों का प्लस हो जाएगा। तो नीचे क्या है आपके 40 प्लस 320 ग्राम गुणा 100, बस इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा आपके पास में 40 ग्राम बटा नीचे कितना है 40 प्लस 320 360 हो जाएगा कि नहीं ग्राम। 40 का भाग दोगे 9 बार, 0 से तो 0 वैसे ही कैंसिल हो गया, 4 से 9 भाग जाएगा तो 4 9 36 होता है हमारे पास में, ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा, गुणा 100 चल रहा है। तो बस अब आपको क्या करना है 9 का भाग देना है किसमें 100 में। तो भैया जब 9 का भाग आप 100 में देंगे तो आपके पास में आता है, देखो 9 10 90, 9 को 11 से करते हैं तो 99 आता है, तो 11.111 ऐसे चलता जाएगा। तो 11.1% हमारा उत्तर है यहाँ पर। मतलब ये जो विलयन बना है ये 11% द्रव्यमान प्रतिशत वाला विलयन है। क्या मतलब है इसमें 100 ग्राम पानी में 11 ग्राम हमारा, मतलब 100 ग्राम विलयन में जो सॉल्यूशन है ना, तो उसके 100 ग्राम में 11 ग्राम जो है हमारे पास में नमक घुला हुआ है, ऐसा कुछ इसका मतलब है 11.1 ग्राम। तो ये इसकी सांद्रता हो गई। एक और विलयन है मान लो सेम नमक पानी का, उसकी सांद्रता अगर 15% है तो वो इससे ज्यादा सांद्र हो गया। बस ये कहने का मतलब है और कुछ नहीं, संख्याओं में ले आए। वो जो सांद्र तनु अपन खेल रहे थे ना, उसको अपन संख्याओं में ले आए, बस ये बात है। थोड़े क्वेश्चंस करेंगे ना इस पे, अपन अपने एक्सरसाइज में भी देखते हैं, हो दे रखे होंगे एक आध क्वेश्चंस, तो अपन करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बाकी तो देखो आज की कक्षा में स्टूडेंट्स इतना ही है, आप करो इसको बढ़िया से, लिखो अच्छे से अपनी कॉपी में। फिर अगली कक्षा में हम लोग निलंबन के टॉपिक पर चलेंगे कि निलंबन क्या चीज होती है। निलंबन पढ़ना है हमें, कोलोइड पढ़ना है। निलंबन तो छोटा ही टॉपिक है, कोलोइड बड़ा टॉपिक है, तो वो हमें अच्छे से पढ़ना है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। हम तक अपनी बात जरूर पहुंचाना, अपने दोस्तों को जरूर बताना, और अगर 9th पार करके 10th में जा रहे हो तो लर्न एंड शेयर के उड़ान बैच से जरूर जुड़ना है आप सभी को। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।